अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल और बिल्कुल भूलने वाली। लेकिन जो स्टेप्स आज हम करेंगे, ठीक है, उन पर मतलब उनकी प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो टोटल समझ आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरह होती है, कहाँ होती है, वो बताते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन से पोर्शन में, तो कहेंगे इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इनर इनर मेम्ब्रेन, ठीक। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी बात ये आती है कि हमारा मकसद क्या है, ठीक है, हम क्यों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने कोई चीज़ मतलब एटीपी बनाना है, डायरेक्ट ये समझ लें, एटीपी फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, कोई मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती होती है एनएडी एफएडी के शक्ल में। तो उसी को चेंज करके हमने एटीपी बनाना है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने के लिए तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि टोटल हमारे पास, ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी 5 प्रोटीन्स होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं मेम्ब्रेन के साथ। उसी की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। किस तरह होती है अब वो देखते हैं। देखें, ये हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया है मिसाल, ठीक है। और ये और इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये नीचे जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ आ गई है ना। ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब होता क्या है कि जो हमने 5 कॉम्प्लेक्सेस बताए थे वो यहाँ पर इस तरह अटैच होते हैं, 2 3 4 और 5, ठीक है, इस तरह अटैच होते हैं। अब जूम करके इस चीज़ को देखते हैं। मिसाल, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब नीचे बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन को। ये मिसाल इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, यहाँ इस पर नाम नहीं लिखूँगा क्योंकि इस पर काम करना है। ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कौन सा है, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर है मैट्रिक्स। और याद रखिए, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, 5 कॉम्प्लेक्सेस। उन 5 कॉम्प्लेक्सेस को याद रखने के लिए तो इतना मतलब उसके नाम लिखेंगे अभी। आपको इतना समझना है कि पहले वाले 2 के नाम में हाइड्रोजिनेज आता है, अगले वाले 2 3 मतलब पहले और दूसरे वाले के नाम में हाइड्रोजिनेज आता है, तीसरे और चौथे वाले के नाम में साइटोक्रोम आता है, ठीक है। पांचवा अलग है, उसको बाद में बताता हूँ, फिलहाल इनको समझ लें। जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स 1, उसका नाम है NAD, ठीक है। उसका नाम है NAD डिहाइड्रोजिनेज, NADH, ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। NAD डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है,
ठीक। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स का नाम इंपॉर्टेंट है, इंतहा इंपॉर्टेंट है। 2 कॉम्प्लेक्स हो गए। अब तीसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम हमने कहा था, तीसरे और चौथे में साइटोक्रोम आता है, तो तीसरे का नाम है साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसका नाम है साइटोक्रोम AA3। साइटोक्रोम, ठीक है, AA3, साइटोक्रोम AA3। अब क्या होता है कि इनमें ये जो 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन जो पहला कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स है इनके दरमियान एक और, ठीक है, एक और कोएंजाइम है यहाँ पर, ठीक। और इन दोनों के दरमियान, लास्ट वाले दोनों दरमियान के दरमियान भी एक और यहाँ पर इस तरह एक कोएंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम का नाम है कोएंजाइम ए, ठीक है। इसका क्या नाम है? कोएंजाइम ए, सॉरी कोएंजाइम क्यू, ए नहीं है, कोएंजाइम क्यू, इसका नाम है कोएंजाइम क्यू। और जो ये वाला कोएंजाइम है इसका नाम है साइटोक्रोम सी, ठीक है। इस कोएंजाइम का नाम क्या है? साइटोक्रोम सी, ठीक है। दोबारा समझ लें, ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। ये इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हम मेम्ब्रेन के ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब ये लाइन मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, ये इस तरह है, ठीक है। ये समझ लें कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, तो इस तरह प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह प्रेजेंट होते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक, अब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ कोएंजाइम और भी होते हैं, ठीक है। पहला कोएंजाइम, इस पे हम लगाते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, Fe का मतलब है आयरन, ठीक है। दूसरे जो कॉम्प्लेक्स उसके पास भी होता है आयरन सल्फेट, और तीसरे के पास भी होता है आयरन सल्फेट, ठीक है। और दोबारा इसके साथ मज़ीद अगर हम इसके कॉम्प्लेक्सेस के साथ कोएंजाइम देखें तो इसके साथ एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है FMN, ठीक है, FMN। और इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एक और कोएंजाइम होता है, उसका नाम है, ठीक है, FAD, ठीक है। और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ कोई और कोएंजाइम नहीं होता। जो साइटोक्रोम AA3 यानी कि लास्ट वाला है, इसके पास सिर्फ 2 कोएंजाइम होते हैं, उनका नाम है A1 और A2, ठीक है। ये होते हैं इनके साथ सारे मतलब जो कोएंजाइम हैं। अब सारा सिस्टम शुरू होता है। अब ऐसा होता है कि मिसाल हमने खाना खा लिया, अच्छा खासा कोई चीज़ खा ली एनर्जी वाली, क्रैब साइकिल हुआ, ठीक है। क्रैब साइकिल की शक्ल में क्या बना? NAD बना था, ठीक है। क्या बना? NADH बना था। ये NADH जो है, ये NADH सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जाएगा किसके पास? ये NAD सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, ठीक है। NADH जो बना था, ये NAD पॉजिटिव में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। H नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सबसे पहले जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज के पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजिनेज के पास जाता है, और ये NAD डिहाइड्रोजिनेज इसको ट्रांसफ़र करता है FMNA के पास, ठीक। FMNA क्या करता है? इसको कहता है कि यार ये मेरे काम करेंगे, ये आप ले लो। किसको कहता है? FES यानी आयरन सल्फेट को बोलता है। आयरन सल्फेट के पास जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन आएगा, आयरन सल्फेट इसको ट्रांसफ़र करेगा
किसके साथ? अगले कोएंजाइम के पास, यानी साइटोक्रोम, ठीक है, सॉरी, कोएंजाइम क्यू के पास, ठीक है। जैसे ही ये हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ पर तो बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है, यहाँ से हाइड्रोजन जो आयन जो है वो यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाती हैं, ठीक है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ पर कम है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। तो नीचे से यहाँ से ट्रांसफ़र करते हुए कुछ हाइड्रोजन यानी 4 की मिकदार यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयंस FMN के पास जा रहे थे, FMN FS को दिए हाइड्रोजन आयन यानी आयरन सल्फेट को, आयरन सल्फेट ने ट्रांसफ़र कर दिए कोएंजाइम Q को, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या था, क्या बना कि हाइड्रोजन आयंस यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए यानी मैट्रिक्स से ट्रांसफ़र हुए कहाँ पर? मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है, यहाँ पर पहुँचे। फिर क्या होता है कि बारी आती है कॉम्प्लेक्स 2 की। ये कॉम्प्लेक्स 1 था, ये 2, ये 3 और वो 4, 5 की पाँचवीं की बात करेंगे आगे। फिर क्या होता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है ना, सक्सिनेट जो है क्रेब्स साइकिल में फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट, जो कि क्रेब्स साइकिल की स्टेप है। इसके रिजल्ट में बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिस तरह NADH में बन रहे थे ना, यहाँ पर भी, ठीक है, फ्यूमरेट बनेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सबसे पहले FAD को देगा। FAD कहेगा यार मेरे काम की नहीं है, FAS यानी कि आयरन सल्फेट आप ही ले लो। आयरन सल्फेट ने जिस तरह यहाँ पर दिए थे कोएंजाइम Q को, तो फिर दोबारा यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको? कोएंजाइम Q को, ठीक है, कोएंजाइम Q को। पहला स्टेप था, ठीक, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, फिर दूसरे कोएंजाइम से भी, मतलब दूसरे कॉम्प्लेक्स से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर आएंगे साइटोक्रोम यानी कोएंजाइम Q में आएंगे, इसके बाद ये सारी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ट्रांसफ़र होते होते कहाँ पर पहुँच जाएंगी? साइटोक्रोम BC1 के पास। साइटोक्रोम BC1 के पास जैसे पहुँचेंगी तो इसके रिज़ल्ट में कोई H पॉजिटिव मैट्रिक्स से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ख़ुद थोड़ा चुन्ना मुन्ना सा बंदा है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो आगे ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ इस स्टेप में ट्रांसफ़र हुए थे इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही साइटोक्रोम BC1 के पास आएगा, साइटोक्रोम BC1 अपने इलेक्ट्रॉन देगा दोबारा अपने ही कोएंजाइम को, आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट जो कि अपने पास कुछ नहीं रखता, जिस तरह इसने पीछे भी आगे दिए थे, मज़ीद आयरन सल्फेट अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम C के पास, जो कि कोएंजाइम है। साइटोक्रोम C के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब साइटोक्रोम C जो है यहाँ जिस तरह यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके मतलब यहाँ तक की ट्रांसफ़र जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे मैट्रिक्स से, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 हाइड्रोजन आयंस जो है चले जाएंगे। जैसे ही यहाँ से भी आगे ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पहुँचा? साइटोक्रोम C के पास। ये साइटोक्रोम C क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम AA3 के पास। साइटोक्रोम AA3 क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहले ट्रांसफ़र करता है A1 के पास, उसके बाद ट्रांसफ़र करता है A2 के पास। जैसे ही ये सिलसिला आगे जाएगा तो मज़ीद कुछ जो है हाइड्रोजन्स की मतलब एक्सचेंज होगी मतलब मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम 2 हाइड्रोजन जाएंगे। इस तरह मतलब जिस तरह हाइड्रोजन आगे जाते हैं ना, तो पहले तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स यानी हाइड्रोजन ऊपर जा रहे थे तो यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी एज़ कंपेयर टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की। मतलब क्या,
यहाँ पर पहले हाइड्रोजन आयन की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जितने भी थे वो तो ऊपर चले गए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तादाद हाइड्रोजन आयन की और यहाँ कम है। ठीक है, यहाँ पर तादाद कम हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है। तो मैं बात करूँगा कॉम्प्लेक्स 5 की। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो इस तरह नीचे की, ठीक है, इस तरह प्रेजेंट होता है किस पे, इंटर मेम्ब्रेनस इनर मेम्ब्रेन में। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये मैंने जितने भी बातें की है ना, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रही थी। तो फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी H पॉजिटिव्स आए थे वो सारी इसी के अंदर से आएंगी। ठीक है, सी में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी हाइड्रोजन्स थे, वो सारी जो है इसके अंदर से आएंगी। जिस तरह जब ये यहाँ पहुँचेंगी तो ये रोटेट करेगा, मतलब इस तरह मौजूद है ना, इस तरह रोटेट करेगा। ठीक है, जो है यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, ये इस तरह रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन आयन्स आए थे, इसके पीछे ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन आते हैं मिसाल, तो इसके पीछे ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है। ठीक है, वाटर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ एटीपी सिंथेटेज है। तो जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो ये हाइड्रोजन आयन को डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर देगा किसमें, एटीपी में, क्योंकि यहाँ पर एडीपी यूज़ होगा। ठीक है, बॉडी से एडीपी यूज़ होगा और हाइड्रोजन एक आ रहा है, अपने साथ एक हाइड्रोजन को मिलाएगा, फॉस्फेट मिल जाएगी, क्या बनेगा, एडीपी से कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। और हमारा मकसद भी तो यही था कि एटीपी बनाना था। समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, कि दोबारा बता देता हूँ क्या था, मैं एक आसान सा रिव्यू ले लेता हूँ। ये हमारे पास था इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए थे, बल्कि 5 कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए थे। इस 5 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान में हमारे पास यहाँ पर 2, हमारे पास कुछ और भी हमारे पास कोएंजाइम थे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कोएंजाइम और भी थे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन आ रहा था, इसके साथ मिला। ठीक, किसके साथ, अपने कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रांसफरेशन हुई। ट्रांसफ़र जैसे ही हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगी तो नीचे से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, फिर दोबारा ट्रांसफरेशन के बाद यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते थे, फिर ये भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसकी बिना पर कोई हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। ठीक, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर आएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ, नीचे के बाद दोबारा यहाँ जाएंगे तो फिर कुछ और हाइड्रोजन जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर जैसे ही ये मज़ीद आगे जाएगा तो ठीक है, जैसे ही मतलब हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन ऊपर बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद नीचे की तरफ दोबारा ये इस पे आ जाएंगे। फिर मज़ीद जो है आगे जो कॉम्प्लेक्स 5 था, एटीपी सिंथेटेज था, वो क्या बनेगा, एटीपी। तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लें कॉम्प्लेक्सेस के नाम से, कॉम्प्लेक्स के नाम याद रख लें और स्टेप जो है मैंने बताए थे, इसी स्टेप को मज़ीद फॉलो करें, आपको सारी डिटेल समझ आएगी। So this is whole about electron transport chain.